दोस्तों, आज हम मैथ का सिलेबस शुरू कर रहे हैं जो हर एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा, चाहे वो रेलवे हो, चाहे बीएसटीसी हो, चाहे अदर कोई भी एग्जाम हो। नंबर सिस्टम सबके अंदर आता है, सबसे एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम पहले पढ़ते हैं संख्या पद्धति या फिर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम की जो शुरुआत हुई थी वो सबसे पहले प्राकृत संख्या जिसको n से डिनोट किया जाता है, जिसको नेचुरल नंबर भी कहा जाता है। दूसरा है हमारा होल नंबर, पूर्ण संख्या जिसको हम w से डिनोट करते हैं। उसके बाद आते हैं हमारी पूर्णांक संख्याएं जिसको हम इंटीजर ई के नाम से भी इसको डिनोट कर देते हैं। इसके बाद परिमेय संख्याएं। तो देखो, सबसे पहले हम एक चीज पढ़ेंगे इसके अंदर, जो प्राकृत संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर है, ये सब इनकी जो शुरुआत हुई थी वो 1, 2, 3, 4, 5 यानी अनंत तक। प्राकृत जो संख्याएं हैं वो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, जबकि पूर्ण संख्याएं हैं वो 0 से शुरुआत होके 0, 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी तक जाती है। क्यों? क्योंकि देखो, जो प्राकृत संख्याएं थी इनके अंदर जो आपके जोड़ हो सकता है और गुणा हो सकती है। मतलब हम 1 + 1 को जोड़ के संख्या आती है हमारे पास 2। तो जो मैथ की जो क्रियाएं हैं, जो जोड़, बाकी, गुणा, भाग, जो मुख्य क्रियाएं हैं, उनमें आपका एडिशनल जोड़ हो रहा है, मल्टीप्लाई गुणा भी होता है। अब 2 को 2 से गुणा करेंगे आपका 4 आ जाएगा। तो समझ, इसके लिए क्या दिक्कत हुई कि हमें 0 उसके अंदर शामिल करना पड़ा। इसके अंदर हमें प्रॉब्लम ये हुई कि 1 से अगर मैंने 1 घटा दिया या 1 था 1 वापस लिया, मतलब यहाँ हमारे पास शेष क्या बचा? शेष हमारे पास 0 रहा। तो 0 तो हमारे पास कोई भी जो प्राकृत संख्या है उसके अंदर शामिल नहीं है। इसलिए आर्यभट्ट जी ने 0 का आविष्कार किया और पूर्ण संख्या के अंदर इसको शामिल किया गया। तो अब आपका यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो इस प्रकार बनता है कि सबसे जो छोटी पूर्ण संख्या है वो आपकी क्या है? 0 है। और सबसे छोटी अगर प्राकृत संख्या की बात की जाए, सबसे छोटी प्राकृत संख्या की बात की जाए तो आपका आंसर 1 होगा। और सबसे छोटी अगर पूर्ण संख्या की बात की जाए तो आपका आंसर 0 होगा। तो दोनों क्वेश्चन आपके अलग अलग हैं। और आपको ये भी बोल दिया जाए कि 0 से जिन संख्याओं की शुरुआत होती है वो संख्याएं कौन सी होती है? तो वो संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। तो ये क्वेश्चन आप बहुत ही शानदार क्वेश्चन यहाँ पर बनता है आपका कि पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती है? 0 से शुरू होती है। प्राकृत संख्याएं कहाँ से शुरू होती है? वो 1 से शुरू होती है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपकी 0, सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या है वो आपकी 1 होगी। उसके बाद जो पूर्ण संख्याएं हैं, इंटीजर, जिसको आई से हम डिनोट करते हैं, पूर्णांक की जो संख्या है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 2 से अगर मैंने -3 घटाया तो हमारे पास आंसर निकल के क्या आया? -1। तो ना तो प्राकृत संख्या में है और ना पूर्ण संख्या के अंदर है। तो इसको किस में शामिल किया जाए? तो ये पूर्णांक संख्याओं में शामिल किया गया जो आपके थे धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, और दूसरा था हमारा ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। तो जो भी आपकी पूर्ण संख्याएं हैं या जो जितने भी पूर्ण संख्या है वो आपके सब क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। और जो माइनस का इंटीजर, माइनस जो संख्याएं लगी हुई है, माइनस का ऋणात्मक जिनमें चिन्ह लगा हुआ है, वो हमारी ऋणात्मक संख्याएं होती है। तो कहने का मतलब ये हुआ। उसके बाद जो परिमेय संख्याएं हैं, वो परिमेय संख्याएं 2 भाग हैं उनकी परिमेय संख्याएं में। ये वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, वास्तविक संख्याएं।
वास्तविक संख्या के दो भाग हैं, एक तो परिमेय संख्या और दूसरा हमारा है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या हम कौन सी संख्याओं को परिमेय संख्या कहा जाता है? जिन संख्याओं को हम p बटा q के रूप में डिनोट कर सकते हैं और जहां पर q क्या नहीं होना चाहिए, हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये होगा कि p और q दोनों ही कोई पूर्णांक संख्याएं हैं, दोनों ही क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं जिनको हम p बटा q के रूप में लिखना चाहते हैं और q हमारा क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। और जिनको p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता वो हमारी क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं होती है। तो ये आपकी जो बेसिक जानकारी थी, मैंने आपको संख्या पद्धति कैसे कैसे शुरुआत हुई, कैसे कैसे हमें संख्याओं की जो जानकारी मिली। अब इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम नंबर सिस्टम में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो एक तो हम पढ़ते हैं इसके अंदर जातीय मान और दूसरा हम पढ़ते हैं स्थानीय मान। दूसरा इसके अंदर हम पढ़ते हैं स्थानीय मान। जातीय मान को हम क्या कहेंगे, लोकल वैल्यू कहे, लोकल वैल्यू। और ये हो जाएगी हमारी स्थानीय वैल्यू, प्लेस वैल्यू। देखो इन दोनों चीजों के अंदर हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो यहाँ से क्वेश्चन उठा लिया जाता है। तो देखो पहले क्या, जातीय वैल्यू मतलब कोई भी संख्याएं जो लिखी हुई है, मतलब हमारे पास जो संख्या लिखी है 78905 मतलब 78,905, इसमें आपको कोई भी एक अंक दे देगा और एक अंक देके यहाँ से पूछेगा कि 5 की या 5 का जो जातीय मान है या लोकल वैल्यू, 5 का जो जातीय मान या 5 का जो लोकल वैल्यू है वो क्या होगा। आपको या जो विकल्प दे देगा आपको 5, दूसरा दे देगा आपको 50, तीसरा दे देगा आपको 5000, चौथा दे देगा आपको कोई नहीं। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो 5 है उसका जातीय मान यानी लोकल वैल्यू क्या है, तो हमेशा जो संख्या है वही उसका लोकल वैल्यू होता है, वही उसका जातीय मान होता है। यहाँ देखो 5 है तो 5 का जो जातीय मान है वो केवल 5 ही होगा, तो विकल्प हमारा 1 है वो सही हो जाएगा। दूसरा हमारा जो क्वेश्चन पूछता है, अगर यहाँ पर 9 दे दिया जाता है तो यहाँ पूछ लेता है 9 का जातीय मान क्या होगा, 9 का जातीय मान क्या होगा, या 9 की लोकल वैल्यू क्या होगी। तो 9 की लोकल वैल्यू एज इट 9 की 9 ही रहेगी, 9 का 9 ही रहेगा। जो 9 है तो सेम के सेम जो वैल्यू है, जो अंक है वो का वो उसकी लोकल वैल्यू रहती है। तो इस प्रकार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है उस संख्या का प्लेस वैल्यू। तो हम देखते हैं अगर 5 की आपको 5 का जो प्लेस वैल्यू है, 5 का जो जातीय मान स्थानीय मान पूछता है, तो 5 का जो स्थानीय मान हम उधर से संख्याएं काउंट करते हैं। उधर अगर कोई संख्या है उसके बाद कोई भी संख्या नहीं है तो मतलब वो की वो संख्या रहेगी स्थानीय मान। तो 5 का जो स्थानीय मान है वो 5 ही रहेगा। लेकिन अगर 9 की बात की जाए, 9 की जो स्थानीय मान की बात की जाए, तो 9 के उधर कितने अंक है, 1 और 2, तो 9 के 2 जीरो लगा दो, तो 9 का जो स्थानीय मान है वो कितना हो जाएगा हमारे पास, तो 900 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम 8 की बात करते हैं तो 8 की बात करते हैं तो 8 का जो हमारा स्थानीय मान है वो 8 के उधर कितने अंक है, 1 2 3, तो हमारे पास इसका जो स्थानीय मान हो जाएगा वो 8000 हो जाएगा। इसके बाद अगर हमें पूछता है 0, तो 0 के उधर कितने में अंक है, 0 का तो हमेशा जो स्थानीय मान है वो क्या रहेगा, हमेशा 0 ही रहता है। इसके बाद हम अगर 7 की बात की जाए तो 7 की बात की जाए तो 7 हमारे पास है, 7 के उधर जितने भी अंक है 1 2 3 4, तो 7 उसके बाद 4 जीरो लगा दो, ये उस 7 का क्या हो गया, स्थानीय मान हो गया। इसके बाद देखो यहाँ से क्वेश्चन एक उठता है इन दोनों से अंतर। कोई भी एक अंक देता है और ये बोल देगा आपको कि 9 की प्लेस वैल्यू और स्थानीय वैल्यू की दोनों का आपको अंतर बताना है। दोनों का अंतर मतलब आपको एक 9 दे रखा है और ये कह रहा है इनका जो जातीय मान है और स्थानीय मान दोनों का डिफरेंस क्या होगा। तो 9 का हमें पता है स्थानीय मान 900 है, 9 का स्थानीय मान कितना है, 900 है, और 9 का
जो प्लेस वैल्यू लोकल वैल्यू है वो आपकी 9 ही है। तो हम क्या करेंगे, 900 में से -9 कर देंगे और हमारे पास 891 इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर एक कोई अंक पूछता है जिसका अंतर की बात की जाती है, यानी जातीय मान और स्थानीय मान दोनों मैंने बताया, उसके बाद दोनों से क्वेश्चन बनता है और उसके बाद दोनों से अलग जो तीसरा क्वेश्चन बनता है वो अंतर का बनता है। कोई भी एक अंक देता है और अंक देने के बाद उन दोनों अंकों का क्या पूछ लेता है, आपको स्थानीय मान और जातीय मान दोनों का अंतर पूछ लेता है। तो दोनों का अंतर आपका ये रहेगा। अगर आपको ये दे दिया जाए 8, तो 8 का आपको स्थानीय मान पता है कितना है, 8000 है। 8 का स्थानीय मान 8000 है। इसका जो जातीय मान है 8 होगा, -8 हो जाएगा। तो हमारे पास जो संख्या आ जाएगी वो 7992 हो जाएगी, 7992। ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। तो जातीय मान और स्थानीय मान का अंतर इस प्रकार पूछता है। तो इस प्रकार यहाँ से 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो उस अंक का स्थानीय मान और उस अंक का जातीय मान, फिर दोनों का अंतर। इससे ज्यादा यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। उसके बाद अब हम नंबर सिस्टम के अंदर भाजकता के नियम पढ़ते हैं। भाजकता के नियम, तो कोई भी जो संख्या है, कंपटीशन एग्जाम में हमें टाइम नहीं मिलता है, तो उस संख्या को हम देख के कैसे पता लगा सकते हैं कि वो संख्या उस संख्या से भाज्य है या नहीं है। तो सर्वप्रथम हम 2 की भाजकता के नियम देखते हैं। 2 की भाजकता के जो नियम है वो क्या कहता है कि कोई भी संख्या के जो इकाई अंक है, कोई भी संख्या का जो इकाई अंक है वो अगर 0, 2, 4, 6 और 8, अगर इनमें से उस संख्या का इकाई अंक है तो वो संख्या श्योर ही क्या होगी, 2 से भाज्य होगी। अगर हम संख्या ले लेते हैं 7422, तो इसका जो इकाई अंक क्या है हमारे पास 2 है, तो वो 2, ये संख्या हमें पता लगे कि संख्या 2 से क्या है, भाज्य है। इसके बाद अगर हमें लेते हैं संख्या 3540, तो ये इकाई अंक क्या है हमारे पास 0 है। तो 0 जिस इकाई अंक है तो मतलब वो संख्या क्या होगी, 2 से भाज्य होगी। उसके बाद हम 3 के जो भाजकता के नियम, 3 के भाजकता का जो नियम है वो क्या है, उस संख्या के अंकों का योग अगर 3 से भाज्य है तो वो संख्या भी 3 से भाज्य होगी। अब हम ले लेते हैं कोई भी संख्या 1521, ये संख्या हमने ली। इस संख्या के अंकों का योग हम देखते हैं, तो अंकों का योग 1 + 5 + 2 + 1, मतलब कितना हो गया, 6, 2, 8 और 1, 9। मतलब इस संख्या के अंकों का योग कितना आ रहा है हमारे पास, 9। तो 9 में 3 से डिवाइड होती है, तो ये संख्या क्या होगी, 3 से भी डिवाइड होगी। करके देख सकते हो आप, 3, 5, 15, 3, 7, 21, 507 यानी 3 से डिवाइड होगी, 507 इसका भागफल आ जाएगा। अब अगर ऐसे कोई भी संख्या आप ले सकते हो, जैसे हमने ली संख्या 1720 लिए, इसके अंकों का योग हम करते हैं 1 + 7 + 2 + 0, 8 और 2 10, यानी 10 में 3 का भाग नहीं जा रहा है, तो इस संख्या में 3 का भाग नहीं जाएगा, मतलब 3 से भाज्य नहीं होगी। तो पहला हमने पढ़ा 2 का भाजकता का नाम, जिसमें 0, 2, 4, 6 और 8 अगर ये इकाई अंक है तो वो 2 से संख्या वो भाज्य होगी। उसके बाद 3 के जो भाजकता का नियम है, कोई भी संख्या है उसके अंकों का जो योग अगर 3 से भाज्य है तो वो संख्या भी 3 से भाज्य होगी। उसके बाद है हमारा अगला, इसके बाद हम लेते हैं भाजकता का नौका नियम। नौका नियम जो आपका 3 है, सेम का सेम है। कोई भी संख्या के जो अंकों का योग है, कोई भी संख्या के जो अंकों का योग अगर 9 से भाज्य है तो वो संख्या भी 9 से भाज्य होगी। जैसे हमारे पास संख्या ले लेते हैं हम 3750, ये अगर संख्या में अंकों का योग हम देखते हैं 3 + 7 + 5 + 0, मतलब यहाँ पर हमारे पास कितने हो गए, 3, 5, 10, 5, 15 में 9 का भाग नहीं जाता है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, 3 और ऐड कर लेते हैं। अब संख्या होगा हमारे पास हो गई 3753, तो इनके अंकों का योग हो जाएगा 18। तो अंकों का योग 18 हो गया, तो मतलब इन संख्या में 18 में 9 से डिवाइड होता है, तो
तो ये संख्या क्या होगी, 9 से पूरी की पूरी भाज्य होगी। भाजकता का नियम लगभग सबको पता है, लेकिन ये बेसिक चीज थी जो आपको बताना जरूरी है, क्योंकि हम बड़ी बड़ी चीजें देख लेते हैं लेकिन छोटी चीजें आगे जाके हम भूल जाते हैं। तो इस प्रकार ये चीजें मैंने आपको बताई है। इसके बाद हम देखते हैं 4 का भाजकता का नियम। 4 का जो भाजकता का नियम है, कोई भी जो संख्या है, कोई भी संख्या के दहाई अंकों का योग, दहाई अंकों में अगर 4 से डिवाइड होता है, मतलब हम संख्या ले लेते हैं 37 32। अब हम देखेंगे 4 का जो नियम क्या कह रहा है कि जो आपका दहाई अंक है, दहाई अंक किन से बना है, 3 और 2 से, मतलब 32 है। तो दहाई अंक 3 और 2 इकाई और दहाई, मतलब इन दोनों का कितना 32 हो रहा है। 32 में हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब 8 बार। तो ये पूरी संख्या क्या होगी, 4 से डिवाइड होगी। डिवाइड करके आप चेक कर सकते हो, 9 चौक 36, 1 4 3 12 और 4 3 12, 933। अब इसके बाद हम एक उदाहरण और ले लेते हैं 82 40 हम देख लेते हैं। इस देखो यहाँ पर जो इकाई और दहाई अंकों से जो बनी संख्या है वो हमारी 40 है। अब 40 में हम 4 से डिवाइड करते हैं, मतलब पूरा भाग जा रहा है, मतलब इस संख्या में भी 4 से भाज्य होगी। एक उदाहरण और लेते हैं हम 37 52। अब देखो 52 में अगर 4 का भाग जा रहा है, मतलब जा रहा है, तो इस पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। तो 4 का जो भाजकता का नियम ये कहता है कि जो इकाई और दहाई अंकों से जो बनी हुई संख्या है उसमें अगर 4 से वो डिवाइड होती है तो वो पूरी संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो वो 4 से डिवाइड होगी। इसके बाद हम देखते हैं 8 का जो भाजकता का नियम। 8 का जो भाजकता का नियम कहता है कि इकाई दहाई और सैकड़ा से बनी हुई जो संख्या है, इकाई दहाई और सैकड़ा से जो बनी हुई संख्या है, अगर उसमें 8 से डिवाइड होती है तो वो चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो 8 से डिवाइड होगी। मतलब यहाँ पर हम देख लेते हैं 752 में 8 का भाग लगाते हैं, 8 में 72, उसके बाद 3, फिर 32, 8 चौक 32, मतलब 94। यानी ये संख्या है वो क्या होगी, 8 से भी डिवाइड होगी। मतलब इकाई और दहाई और सैकड़ा, मतलब 2 5 7, इकाई अंक 2 है, दहाई अंक 5 है, सैकड़ा 7 है। तो इन 3 अंकों से बनी हुई जो संख्या है अगर इनमें 8 का डिवाइड हो रहा है तो इधर चाहे आप कितनी भी बड़ी संख्या ले लो, सब में क्या होगी, वो पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी। इसके बाद हम देखते हैं पूरा साल मेहनत करता हूँ। इसके बाद हम 11 का जो भाजकता का नियम, 11 का जो भाजकता का नियम है वो ये कहता है कि 44 55, ये दो जो संख्या हैं, उदाहरण से एग्जांपल से समझना। इनमें आपको क्या करना है, या तो जो सम और विषम जो संख्याएं आती हैं, सम और विषम स्थान पर जो संख्याएं आती है उन अंकों का योग या तो 11 हो या फिर इन दोनों का अंतर 0 हो, तभी वो संख्या क्या होगी, 11 से डिवाइड होगी। संख्या हमारे पास है 44 55। इसमें जो इकाई अंक मतलब है यहाँ पर इकाई, ये पहले जो कोई भी हम सब संख्या पढ़ते हैं 1 2 3 4 ऐसे, तो 1 नंबर पर जो संख्या आती है वो हमारी क्या होती है, विषम। 2 पर जो आती है वो सम, 3 पर जो आती है वो विषम, 4 पर आती है वो सम। मतलब ये सम फिर विषम, विषम फिर सम फिर विषम फिर सम, ऐसे आगे हम बढ़ेंगे तो विषम फिर आएगी वो सम। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो 1 नंबर पे जो संख्या होती है वो विषम, 2 पर सम। तो इसी प्रकार हमें ये नहीं देखना कि ये संख्या सम है या विषम है, हमें इनकी पहले चेक करना है। तो 1 नंबर पर जो संख्या है वो हम किस में काउंट करते हैं, विषम में। 2 नंबर पे जो संख्या है वो हम काउंट करेंगे सम में। 3 नंबर पे जो संख्या है वो हम विषम में, और 4 पर जो होगी वो सम में। तो सम और विषम जो अंक हैं उन दोनों का हम योग करेंगे। 4 और 5 कितने हो गए, 9, और 4 और 5 कितने हो गए, 9। तो या तो इन दोनों का योग कितना हो रहा है, 18। तो मतलब ये इसमें भाग नहीं आ रहा, लेकिन 9 - 9 अंतर कितना आ रहा है, 0। मतलब ये संख्या क्या होगी, 11 से
डिवाइड होगी। अब एक संख्या और ले लेते हैं हम 55 66। अब इन दोनों का देखो सम विषम अंक यानी 1 नंबर 3 नंबर 5 नंबर 7 नंबर कोई भी जो बड़ी संख्या आती है हम एक और ले लेते हैं, ऐसे बड़ी संख्या कर लेते हैं। तो हम इधर से काउंट करेंगे 1 नंबर 3 नंबर और 5 नंबर। 1 नंबर पर 7 है और उसके बाद 3 नंबर पर 6 है, उसके बाद 5 नंबर पर हमारा 1 नंबर पर 7 है, 3 नंबर पर 6 है और 5 नंबर पर 5। इनका अंकों का योग तो 7 और 6 13 और 5 18। उसके बाद इनका योग करेंगे हम 2 4 और 6, तो मतलब 7 6 13 और 5 18। इनका अंतर कितना आ रहा है 0, मतलब ये संख्या क्या होगी 11 से डिवाइड होगी। तो कहने का मतलब यह सम और विषम जो अंक आते हैं उन अंकों का हमें क्या करना है, योग करना है या फिर अंतर करना है। योग अगर 11 आ रहा है तो उस संख्या में 11 से डिवाइड होगी, और अगर अंतर 0 आ रहा है तो वो संख्या 11 से डिवाइड होगी। उसके बाद हम 7 का भाजकता का नियम, 7 का जो भाजकता का नियम है वो ये कहता है कि जो संख्या जो इकाई अंक है, जो इकाई अंक है उसका दुगुना करके जो शेष बची हुई संख्या है उसमें से हमें घटाना है। मतलब हमें उदाहरण से समझना है, हमारा जो इस संख्या का संख्या हमारे पास 882, उसमें इसमें इकाई अंक हमारा क्या है 2, तो 2 का हमें क्या करना है दुगुना करना है। 2 का हमने दुगुना किया, कितना हो गया 4। अब शेष बची हुई संख्या कितनी हमारे पास 88 है। 88 में से हमें क्या करेंगे 4 माइनस, हमारे पास कितना बचा है 84। अब 84 में हम 7 का भाग लगाएंगे तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। मतलब ये 84 है वो 7 से डिवाइड हो रही है, मतलब 882 वो भी क्या होगी 7 से डिवाइड होगी। उसके बाद दूसरी संख्या हम ले लेते हैं 663। इसमें देखो इकाई अंक हमारा क्या है 3, तो 3 का हमें क्या करना है दुगुना। दुगुना कितना हो गया 6। शेष बची हुई संख्या कितनी हमारी 66। 66 में से माइनस करेंगे 6, कितना बचा है 60 बचा। अब 60 में अगर 7 से डिवाइड हो रही है, नहीं हो रही, तो मतलब ये संख्या है वो भी क्या होगी 7 से डिवाइड नहीं होगी। ऐसे हम एक संख्या और ले लेते हैं 842। अब 842 लिया, 2 का हमें इकाई अंक क्या है 2, 2 का हमें क्या करना है दुगुना करना है। मतलब यहाँ हमारे पास कितना हो गया 4 हो गया। 4 को हम क्या करेंगे 84 में से घटाएंगे, 84 में से 4 घटाए कितना बचा 80, तो 80 में 7 का डिवाइड नहीं होता है, मतलब ये संख्या भी 7 से डिवाइड नहीं होती। तो इस प्रकार हमने ये भाजकता के नियम पढ़े। भाजकता के नियम से हमें सीधा पता लगता है कि वो संख्या उससे डिवाइड होती है या नहीं होती है। संख्या देखते हैं, सम संख्याएं और विषम संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से भाज्य हो, 2 से भाज्य हो, उन संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। उसके बाद विषम संख्याएं, ऐसी संख्या जो 2 से भाज्य नहीं है उनको हम विषम संख्याएं कहेंगे। जैसे 2 में 2 से डिवाइड होता है, 3 है वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 4 है वो 2 से डिवाइड होता है, 5 है वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। मतलब हमारे पास जो 2 से संख्या डिवाइड हो रही है 2 4 6 8 10 12 14, ये सारी संख्याएं क्या है आपकी सम संख्याएं हैं। 3 5 7 9 11 13 ये सभी संख्याएं आपकी विषम संख्या है। मतलब सम संख्या और विषम संख्याएं। इसके बाद आते हैं हम भाज्य और अभाज्य संख्याएं। भाज्य और अभाज्य संख्याएं, तो देखो भाज्य संख्या वो संख्या होती हैं जिनमें केवल एक और स्वयं, उसके बाद अगर किसी तीसरी संख्या का भाग जाता हो तो उस संख्या को हम क्या कहेंगे भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे हम संख्या ले लेते हैं 3, तो देखो इस 3 के अंदर 1 का भाग जाता है और 3 का भाग जाता है, लेकिन दूसरी किसी संख्या का भी भाग नहीं जा रहा है, मतलब ये संख्या क्या हो गई आपकी अभाज्य हो गई। इसके बाद मैंने लिया है 9, तो देखो 9 हमारी वैसे देखी जाए तो आपकी विषम संख्या है, लेकिन 9 आपकी क्या है एक भाज्य संख्या है।
तो आप भाज्य और विषम दोनों संख्याओं का डिफरेंस समझ जाना भी। तो 9 में हम क्या करेंगे, 9 में 1 का भाग जाता है, 1 का सभी संख्याओं में भाग जाता है, और 9 में 3 का भाग भी जाता है, और 9 में स्वयं 9 का भी भाग जा रहा है। मतलब यहाँ पर 3 संख्याओं का भाग जा रहा है, इसलिए 9 क्या है, हमारी एक भाज्य संख्या है। अब एक संख्या और ले लेते हैं हम, जैसे 10 है, तो 10 में 2 का भाग जा रहा है, 5 का भाग जा रहा है, और 10 का खुद का जा रहा है, और 1 का जा रहा है। मतलब ये 10 क्या है, आपकी एक भाज्य संख्या है। तो भाज्य और अभाज्य संख्या अब 1 से लेकर 100 तक के आपके 25 अभाज्य संख्याएं हैं। ये आपका एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, 1 से लेकर 100 तक की आपकी जो अभाज्य संख्या है वो संख्याएं कितनी है, तो आपको आंसर होगा आपका 25। इसके बाद 100 तक तो हम चेक कर लेते हैं, लेकिन 100 के बाद भी बड़ी संख्या अगर हमें दे देता है कि ये संख्या आपकी भाज्य है या अभाज्य, ये हमें बताना होता है, तो हमें कंपैरिजन एग्जाम में टाइम बहुत कम मिलता है, इसलिए हम चेक कर लेते हैं। अब 173 को आपको बताना है कि ये संख्या भाज्य है या अभाज्य, तो आप इसको भाग लगा के चेक करते जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको। तो आपको सीधा क्या करना है, एक सूत्र हमारा n² ग्रेटर देन a, आपकी एक जो पूर्णांक संख्या है वो होगी, उसमें हमें क्या करना है, स्क्वायर लेना है। हमें स्क्वायर ऐसी संख्या का लेना है जो जस्ट इससे बड़ी हो। तो अब हमें हमारे पास 173 है, मतलब यहाँ 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, 14 का स्क्वायर होता है 196, 196। तो हमें क्या करना, देखो 13 का स्क्वायर है वो 169 इससे कम है, 14 का जो स्क्वायर है वो इससे क्या है, अधिक है। तो हमें वो लेना है, ये जो हमारी संख्या a है, n का वैल्यू हम क्या रखेंगे 14, 14 का स्क्वायर ग्रेटर देन a की वैल्यू हमारे पास 173। अब हमें इनमें भाग लगा के नहीं देखना, हमें 14 से जो छोटी अभाज्य संख्या है वो लेनी है। तो 14 से जो छोटी अभाज्य संख्या है वो कौन कौन सी हो गई हमारी, 1 हो गई, 2 हो गई, एक ना तो भाज्य और ना अभाज्य, तो 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11 और 13। तो यहाँ आपको देखना है 2, 3, 5, 7, 11 और 13। अगर इन संख्याओं से अगर वो संख्या भाज्य हो रही है तो भाज्य है, वरना ये क्या हो जाएगी हमारी अभाज्य। तो यहाँ देखो 7, 3, 10 और 1, 11, ना तो 2 का जा रहा है, ना 3 का जा रहा है, ना 5 का जा रहा है, ना 7 का जा रहा है, और ना 11 का जा रहा है, और ना 13 का जा रहा है। तो इस प्रकार ये संख्या क्या है, हमारी एक अभाज्य संख्या है। एक हमारा रूल था भाजकता में 5 का, तो 5 में आपको क्या करना, जो इकाई अंक 0 या 5 होगा वो संख्या क्या होगी, आपकी 5 से भाज्य होगी। दूसरी संख्या हम एक और ले लेते हैं, इस नियम से हम चेक कर लेते हैं, 811। तो 811 आपके पास एक पूर्णांक संख्या है, आपको इसी रूल से आपको उसके अंदर कार्य करना है। तो सबसे पहले 811 से हम क्या करेंगे, स्क्वायर देखेंगे। तो हम ले लेते हैं स्क्वायर, 29 का स्क्वायर बराबर 811, तो ये आ जाएगा इससे बड़ा। अब 29 से जितनी भी छोटी संख्या है वो आपको लेनी है। तो 29 से छोटी अभाज्य संख्या है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, उसके बाद 23, उसके बाद आपका हो जाएगा 27, ये संख्या है। अब अगर इनमें से किसी भी एक संख्या से अगर वो संख्या डिवाइड होती है तो भाज्य है, वरना ये अभाज्य संख्या होगी। तो ये संख्या 811 है, वो इनमें से किसी भी संख्या से भाज्य नहीं होती है, मतलब ये संख्या क्या होगी आपकी अभाज्य। तो कोई भी बड़ी संख्या जो आती है तो इस प्रकार हम चेक कर सकते हैं ये भाज्य या अभाज्य। तो इस प्रकार ये आपकी जो संख्याएं थी, नंबर सिस्टम का एक पार्ट हमने क्लियर किया है। इसके बाद इन पर जो आधारित जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।